अब थर्ड वर्क हम देख लेते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट्स में क्या होता है, प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये सैटेलाइट बनाई हुई है। ये सर्कुलर मोशन है, सैटेलाइट किस पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। और उसके बाद झूला जो चलता है, झूला या फिर हम साइकिल चलाते हैं, अगर वो ट्रैक पे चला रहे हैं तो ये सारे किस मोशन का एग्जाम्पल हैं, सर्कुलर मोशन। अब देखिए, हमें ये पता है कि सेंटर से अगर सर्कल के सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उससे हम बोलते हैं रेडियस। उसके बाद यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से एक और लाइन में ड्रॉ करूँ सर्कल के सरकमफेरेंस तक, इसे भी बोलेंगे रेडियस। इन दोनों के बीच कितना एंगल दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री। हमेशा एक सर्कल की दो रेडियस के बीच में डायमीटर को छोड़कर हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो देखिए, ये जो साइकिल है या फिर मैं कह सकती हूँ ये सैटेलाइट है, ये अपना वर्क कर रही है 50 न्यूटन का। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, ठीक है। ये फोर्स लगा रही है सैटेलाइट का इंजन जो है फोर्स लगा रहा है, जिसका वैल्यू है 50 न्यूटन। और ये सैटेलाइट कंप्लीट राउंड लगाकर आ जाती है। तो मान लीजिए ये सैटेलाइट यहाँ तक आई और इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर मैंने आपको बोला कॉस थीटा मतलब एंगल, तो यहाँ पर आप देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉस 90 डिग्री। अब देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, सैटेलाइट ने कितना काम किया, 50 इंटू 10 500 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इस वजह से किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी 0 आता है। इसलिए हमेशा सर्कुलर पाथ में या परपेंडिकुलर पाथ में कोई भी काम करेगा उसका वर्क डन कैसा माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कुली है, जो हमारा सामान रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी हम जाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इनका जो सामान है, इन्होंने हमारा सामान दूसरी जगह पर लाकर रख दिया है। तो कहने को तो क्या होगा, इन्होंने काम किया है, नॉर्मली काम किया भी है, क्योंकि हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं। लेकिन फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इनका जो काम है वो 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इस ज़मीन पे ये चल रहे होंगे और इनकी जो हाइट है उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इस वजह से कोई भी इंसान अगर वॉकिंग कर रहा है या स्ट्रेट पाथ में चल रहा है उसका वर्क डन काउंट फिज़िक्स के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, बाकी नॉर्मली वर्क डन होता है, ठीक है। तो अभी हमने कितने टाइप्स के वर्क डन पढ़े हैं, यहाँ पर ये भी देख लो। ये इंसान जो है ये एक नीचे रखा हुआ बॉक्स था, उसको ऊपर उठाने की कोशिश में इसने ऊपर बॉक्स उठा भी लिया, फिर भी इसका वर्क 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये हमारी ज़मीन थी, ये अर्थ थी जिस पर इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और ये ऊपर की तरफ उठाना चाह रहा है। दोनों के बीच एंगल क्या बना, 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया 0। इसलिए इस इंसान ने काम तो किया लेकिन फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इसका वर्क 0 माना जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एनर्जी कितने टाइप की होती है। तो हमने 3 टाइप के वर्क्स को कंप्लीट किया है अभी, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब कॉस 0 डिग्री हो, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर दे, तो उसे हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप आगे कार ले जाना चाहते हो और आपकी कार आगे चली जाए तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क, क्योंकि एंगल बनेगा 0 डिग्री और उसकी वैल्यू होगी 1। उसके बाद ये है हमारा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब आप कार आगे ले जाना चाहते हो और कार आप पीछे की तरफ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क, क्योंकि एंगल बनेगा 180 डिग्री
और 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। उसके बाद मैंने बोला ज़ीरो वर्क कब माना जाएगा, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, इसलिए आपका पूरा वर्क 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब कोई इंसान अगर सर्कुलर पाथ में साइकिल चला रहा है, झूला झूल रहा है, तो उसका वर्क 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अब हम समझ लेते हैं एनर्जी क्या होती है, या फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मेरी एनर्जी लॉस हो गई है, तो मैं खाना खाऊंगी, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब लेने होंगे, तब जाके मेरे अंदर एनर्जी आएगी और उससे मैं काम कर पाऊंगी। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने की आपके पास कितनी क्षमता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब एनर्जी 2 टाइप की होती है और उसे हम बोलते हैं, फर्स्ट टाइप इज़ पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट पोजीशन में है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में है, तो उसे बोलेंगे कि वहाँ उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है। और कोई भी चीज़ अगर चल रही है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, तो उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मार्कर है, ये भी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसे बोलेंगे इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो उसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस मार्कर को उठाने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या था? मास है, इसके अंदर वज़न है। किसी भी चीज़ में वज़न होता है तो उसे उठाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है। इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में, रेस्ट में है, तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इसी मार्कर को मैं मूव कराना शुरू कर दूंगी तो बोलूँगी कि अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब इसका एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने डैम्स देखे होंगे। डैम्स क्या होते हैं? यहाँ पर ये डैम होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इनका डोर लगाया जाता है। इस डोर का काम क्या है? यहाँ पर पीछे की तरफ वाटर स्टोर किया जाता है। ये पीछे की तरफ वाटर हम स्टोर करके रखते हैं, और जैसे ही इस डैम के गेट खुलते हैं, पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है, और फिर हम बोलते हैं कि भाई इस डैम के गेट खुल गए हैं, तो फिर आप लोग उसे देखने जाते हो। ठीक है, अभी इस पानी को स्टोर करके रखा था, ये रेस्ट की पोजीशन में था, इसलिए इस पानी में बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी थी। क्योंकि ये पानी रेस्ट की पोजीशन में था, आपने इसको ज़बरदस्ती रोक के रखा है। ये पानी आना नीचे चाह रहा है, लेकिन आपने गेट लगा के इसे रोक दिया, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अभी ये रेस्ट में है। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करोगे, ये पानी जो है स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें आ जाएगी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक। मैंने क्या बोला? जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिलती हैं तो कौन सी एनर्जी बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। अब आपने डैम्स में देखा होगा, नीचे की तरफ यहाँ पर टरबाइंस लगे होते हैं। ये इस तरीके से टरबाइंस लगे होते हैं। ये टरबाइन क्या होते हैं? कंडक्टर मटेरियल, मतलब कॉपर की प्लेट होती है, और उसके आसपास क्या लगा होता है? मैग्नेट। जैसे ही पानी इस टरबाइन पर गिरता है, ये टरबाइन घूमना शुरू करती है। इस वजह से जब भी कोई भी कंडक्टर या फिर कॉपर की प्लेट चुंबक के बीच में घूमती है, उसमें अपने आप करंट जनरेट होता है। ये पानी आया, टरबाइन घूमना शुरू, इस टरबाइन में करंट बनना शुरू हो जाता है, और यही करंट हम क्या करते हैं? फिर हमारे ट्रांसफार्मर से डीपी तक आता है, और फिर वो हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका यूज़ था? काइनेटिक एनर्जी का यूज़ था, या फिर मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ था, या फिर पोटेंशियल का यूज़ था। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उससे हमारा काम आसान हो जाता है। इसलिए बोलते हैं एनर्जी होगी तभी हमारा काम होगा, एनर्जी नहीं होती तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक नहीं आती। ठीक है, तो अभी हमने आज
क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया वर्क क्या होता है, उसके बाद एनर्जी क्या होती है। वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। और एनर्जी के 2 टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन मैकेनिकल एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।